हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आपने जो फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए प्री रिक्विजिट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम सीजी कहते हैं। यदि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एक्सटेंशन पार्ट हम कह सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक शुरू करने के पहले आपको इसका कोर्स आउटकम बता रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका अब सिलेबस कैसा हो गया है, ओसीबीसी हो गया है ना, आउटकम बेस्ड करिकुलम। ठीक है ना, उसी बेसिस पर हमारा पहला आउटकम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, कोर्स आउटकम, जिसको हम इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम आउटकम की। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कोर्स आउटकम की। तो कोर्स आउटकम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। आर्टिकुलेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चरल सेक्शंस एंड कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया सेक्शंस। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको कोर्स का आउटकम क्या है? कोर्स का आउटकम ये है कि आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेक्शंस का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में समझ सकें और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर एक टर्म आया है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि यह बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको सीजी के कॉन्सेप्ट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल सेक्शन और अनसिमेट्रिकल सेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिमेट्रिकल सेक्शन। सिमेट्रिकल सेक्शन ऐसे सेक्शंस होते हैं जो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, यानी कि यदि हम किसी एक एक्सिस के अबाउट उसको दूसरे तरफ से कवर करें तो आधा भाग उसके शेष आधे भाग को कवर कर ले, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अब ये बात आती है कि सिमेट्रिक किस एक्सिस के अबाउट है, कि उसका आधा भाग, जैसे एक टी सेक्शन है, टी सेक्शन किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यानी कि हम यदि उसको वाई एक्सिस के अबाउट ऐसा टर्न करेंगे तो उसका आधा भाग उसके शेष आधे भाग को कवर कर लेगा, तो सिमेट्रिक हो गया वाई एक्सिस के अबाउट। अब हम बात करें सी सेक्शन। सी सेक्शन में अगर क्या होगा, ये सिमेट्रिक है आपके एक्स एक्सिस के अबाउट। यदि हम उसको एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करें, कवर करने की कोशिश करें तो उसका जो आधा भाग है उसके शेष आधे भाग को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जो किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना हो। जैसा कि हमने सीजी में देखा था, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सीजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि जब वो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता था तो हम एक्स बार कैलकुलेट करते थे, वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता था तो वाई बार कैलकुलेट करते थे, और अनसिमेट्रिक होता था तो हम एक्स बार वाई बार दोनों कैलकुलेट करते थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ एरिया भी उसका हमको पता होना चाहिए। यदि हमको सेंट्रॉइड उसका पता नहीं है, अच्छा ये आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा मैं यहाँ पर कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है। सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी एरिया का निकाला जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऐसी चीज की निकाली जाती है जिसमें थ्री डायमेंशनल हो, यानी कि टू डायमेंशनल लाइक एरिया, उसका हम सेंट्रॉइड निकालते हैं, और थ्री डायमेंशनल उसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। ओके, सो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। जब तक आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं या सेंट्रॉइड पता नहीं होगा किसी सेक्शन का, आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक बार सीजी वाला जो आपका चैप्टर है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, जो आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। तो हमने बात कर ली सिमेट्रिक सेक्शन और अनसिमेट्रिक सेक्शन की। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि इसका लर्निंग आउटकम क्या है। यहां पर बात क्या की थी मैंने, यहाँ देखिएगा कोर्स आउटकम, और अब मैं बात कर रहा हूं लर्निंग आउटकम। कोर्स क्या चाहता है कि क्या बाहर आए, और लर्निंग आउटकम में आप क्या सीखें। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वाला टॉपिक, इसका आउटकम ये है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम शॉर्ट में एमआई कहते हैं, ऑफ रेगुलर प्लेन एरिया सेक्शंस एंड रिकॉग्नाइज प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमआई। यानी कि आप रेगुलर सेक्शंस का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें और उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को भी आप समझ सकें। अब यहाँ पर आपका बहुत महत्वपूर्ण है जानना इस बात को कि हम किस तरह से ये करेंगे। तो हमारा लर्निंग आउटकम ये हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्रॉस सेक्शनल एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि हमारी डेफिनेशंस क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है इसका द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन एक और डेफिनेशन है कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट बेंडिंग इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि बेंडिंग के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस बॉडी ऑफर करती है उसको क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे मेरे हाथ में ये बॉक्स है, यदि एक बॉक्स ऐसा है ना तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, और ये अगर बॉक्स में ऐसे रख दूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। तो ये समझिए आपकी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर मैं यहां से इसको प्रेस करूं, यहां से बेंड करूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा बिकॉज द डेप्थ इज लेस। यहाँ पर बेंडिंग रेसिस्टेंस कम है जबकि यहाँ पर बेंडिंग रेसिस्टेंस ज्यादा है। सो द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, यहाँ समझिए कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है और यहाँ से एक बार अगर हम किसी एरिया का मूवमेंट लेंगे तो कहलाएगा मूवमेंट ऑफ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया। एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया गिव्स यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको याद होगा A1 X1 वो क्या होता है? हमको CG देता है। और यदि हम उसी का दोबारा मूवमेंट ले लें, मतलब A1 X1 एंड अगेन X1, सो क्या हो जाता है? ये मूवमेंट ऑफ inertia. The second movement of area is called movement of inertia. इसकी यूनिट क्या होगी? एरिया। एक बार मूवमेंट मल्टीप्लाई किया तो फिर एक डिस्टेंस आई, फिर अगर एक बार और मूवमेंट लिया तो फिर एक और डिस्टेंस आई। सो mm स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर इंटू यूनिट, सो यूनिट टू द पावर 4। द यूनिट ऑफ mi इज यूनिट टू द पावर 4। अब mm टू द पावर 4 भी हो सकता है वो यार, सेंटीमीटर टू द पावर 4 भी हो सकता है, या जो भी आपकी यूनिट है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो द बेसिक डेफिनेशन इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द बेंडिंग। बेंडिंग के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस ऑफर करती है बॉडी उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है। ये टेबल में आपको कुछ सिंप्लीफाइड एरियाज जो है, स्टैंडर्ड्स है, क्रॉस सेक्शन है जो कॉमन है क्रॉस सेक्शन से, उनके एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। यहाँ देखिए एरिया क्या होगा? B इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल है। आई एक्स एक्स, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? BHQ/12। यहाँ पर D भी हो सकता है डेप्थ के फॉर्म में। सो BHQ/12। और ये जब वाई वाई निकालेंगे तो BQH या HBQ/12 या BQH/12। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उसको याद करते हैं। वो तो याद कर लेते हैं कि हमने याद कर लिया IXX BHQ/12 और IYY BQH/12। नहीं, ऐसे याद नहीं रखना है। जो एक्सिस कट कर रही है जिस डायमेंशन को, IXX में किसको कट कर रहा है? H से पास हो रही है ना, तो H का क्यूब। यहाँ पर IYY में किसको कट कर रही है? B को कट कर रही है, तो B का क्यूब। तो ये क्या हो गया? BHQ/12 और BQH/12। पहला ये आपको याद रखना है, अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ये हमेशा काम में आएंगे। ट्राइंगल एरिया 1/2 B इंटू एच यानी BH/2। IXX XX के आउट BHQ/36 और YY के अगेंस्ट BQH/36। ये सेंट्रॉइड के अबाउट है। अगर आपको सेंट्रॉइड के अबाउट निकालना है डायरेक्टली तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, पर मैं अभी आपको ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। सर्कल एरिया क्या हो जाएगा? π/4 D² IXX और IYY, चूंकि दोनों तरफ से एक्सा होगा तो π/64 D टू दी पावर 4। यूनिट क्या है? यूनिट टू दी पावर 4 है। MI की यूनिट क्या है? mm टू दी पावर 4, सेंटीमीटर टू दी पावर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी यूनिट? यहाँ इसकी यूनिट हो जाएगी π/64 D टू दी पावर 4 यानी कि mm टू दी पावर
4 के कारण है। अब ये हॉलो सेक्शन है। हॉलो सेक्शन में क्या हो रहा है कि पाई बाई 4 बड़े वाला एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा दिया। बाहर का डाया कितना है डी, अंदर का डाया कितना है D1, सो डी स्क्वायर में से D1 घटा दिया। वही सेम रहेगा पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 माइनस एक्सटर्नल डाया टू दी पावर 4 माइनस इंटरनल डाया टू दी पावर 4। ये सेमी सर्कल है। इसमें क्या होगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया हो गया, आई एक्स एक्स आई वाई बराबर होंगे पाई आर स्क्वायर बाई 8, और यदि इसके सेंट्रोइड के अबाउट निकालना है तो 4r अपॉन 3 पाई। ये फार्मूला आपको याद रखने हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हमेशा काम में आएंगे। आपको ये फार्मूले बाई हार्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले बात कर रहे हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के। तो मैं इसको पढ़ के बता रहा हूं कि द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज द सम ऑफ mi about its centroidal axis and the product of area with the square of distance of from the reference axis। बड़ा कठिन है सुनने में, पढ़ने में भी बड़ा अजीब सा लगा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। एक डायग्राम से सिंपल से समझ में आ जाएगा, एक फार्मूले से समझ में आ जाएगा। इसेंशियली आई एक्स एक्स आई जी प्लस ए डी स्क्वायर। आई एक्स एक्स किसी एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने जाने वाला, आई जी उस पर्टिकुलर फिगर का जहां पर सेंट्रॉइड है उसके अबाउट लिया जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हमारी रेफरेंस एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस, इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर का अगर हम सम अप कर दें तो ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाता है। ठीक है ना। नीचे भी आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द पैरेलल एक्सिस। यहाँ पर दो पैरेलल एक्सिस होती हैं, इसी कारण से इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ये देखिए, जैसे आई एक्स एक्स निकालना है तो आई एक्स सी मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस फिगर का जो सेंट्रॉइड है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब इसका एरिया जो भी है वो ए, और डिस्टेंस हमको आई एक्स एक्स निकालना है ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है आई एक्स एक्स, तो इस एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बी, उसका स्क्वायर। सिमिलरली यदि हम इस तरफ से निकाले वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई वाई, तो ये आई वाई ये डिस्टेंस है किसकी, इसकी यहां से यहां तक की दूरी ए, यानी कि रेफरेंस एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उस बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो भी हमको डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। Thus the area moment of inertia with respect to any axis in its plane is equal to the moment of inertia with respect to the parallel centroidal axis plus the product of the area and the square of the distance between the two axes। तो ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है ना, सिंपली। अब बात आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? The moment of inertia of a plane area about its normal to the plane is equal to the sum of the moments of inertia about any two mutually perpendicular axes laying in the plane and passing through the given axis। ये इसकी डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना है। तीन एक्सिस होती है एक्स वाई जेड। अब इन एक्स वाई जेड में आई जेड जो है इसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? बाकी का आई एक्स एक्स ये है ना हमारी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, सपोज टू भी मानते हैं। अगर हम यदि ये एक्सिस मानते हैं तो ये वाई हो जाएगी और ये जेड हो जाएगी। तो इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, किन्हीं भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, यानी कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। और ये आई जेड जो है ये कहलाएगा आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इट्स वेरी सिंपल कि तीन एक्सिस हैं जो यहाँ पर आपकी, वहां किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जस्ट लाइक दैट। ये देखिए आई जेड जेड आई एक्स एक्स आई वाई वाई, ये डायग्राम में उन्होंने इस तरह से लिया। तो आई जेड जो होगा वो आई एक्स और आई वाई के समीशन के बराबर होगा।
अब इसी में एक टर्म और पूछा जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। कई लोग इसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। मैथमेटिकल टर्म डिफाइंड एक्सप्रेशन ये कुछ नहीं है, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाई ए, जहां पर आई मिनिमम लेना है और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कॉलम की डिजाइनिंग पढ़ेंगे, तो स्टील डिजाइन पढ़ेंगे, तब रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी आई को निकाल लिया तो ए के स्क्वायर, दोनों तरफ का सम रूट कर देंगे, तो एक तरफ से क्या होगा, रूट हट जाएगा और एक तरफ का रूट आ जाएगा। Hence, the radius of gyration can be considered that the distance with the complete area is skewed, जहाँ सारा एरिया skewed है, and kept as strips is negligible width, और एक स्ट्रिप के फॉर्म में आ गया है, वो रेडियस है, और उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की बात है, पर उस स्लाइड में ये बात मैंने आपको बताना इसलिए उचित समझी कि ये जब आप फाइनल ईयर में स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तब आपको इस रेडियस ऑफ गायरेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो आज हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक आप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।